हेलो दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका पॉलिटी विद अनुराधा मैम यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो बहुत टाइम के बाद हमारी वीडियो आपसे मिलना हो रहा है वीडियोस के जरिए। टेक्निकल सिस्टम के वजह से वीडियोस के अंदर इतनी देरी हो गई, बट आज की वीडियो होगी हमारी पॉलिटिकल थ्योरी की सेकंड लास्ट वीडियो। इसके बाद एक आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो और आएगी और फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल थ्योरी के जो क्या है वो जो हमारी सीरीज चल रही है टॉपिक वाइज सिलेबस रिवीजन या एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी दूसरी यूनिट आईआर इंटरनेशनल रिलेशन, जिसका आजकल बड़ा बोलबाला है, बहुत इंपॉर्टेंस वो है ना कि एकदम से भाव चढ़ जाना। तो आईआर इंटरनेशनल रिलेशन एक ऐसी यूनिट है जो इस टाइम पे करंटली इंडिया के अंदर जितने भी पॉलिटिकल साइंस के टेट एग्जाम हो रही हैं, इवन यूजीसी नेट जो अब की बार का पेपर था पिछला, उसके अंदर डायरेक्टली आईआर से कम 50 क्वेश्चन आए हुए थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करके। तो आईआर के ऊपर हम बहुत तसल्ली से काम करेंगे और इस पॉलिटिकल थ्योरी की यूनिट को कर देंगे एक दो वीडियो के बाद हम कंप्लीट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। जी हाँ, देखिए पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर आपके दो शासन प्रणालियां दी हुई हैं दो देशों के संदर्भ में। एक तो है अमेरिका यानी कि यूके और यूएसए, जिसमें हमको पढ़ना है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली और एकात्मक और संघात्मक, जिनमें से आज हम अमेरिका की जो क्या है शासन प्रणाली को यानी कि अमेरिका के संविधान से जुड़े हुए बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो होने वाली है। मस्ट वॉच ये वीडियो है। इस वीडियो में एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन हम साथ साथ बोनस फैक्ट भी करेंगे और इसके बाद इस वीडियो का एक पार्ट और होगा जिसमें हम अमेरिका के राष्ट्रपतियों की का कालक्रम यानी कि ऑर्डर, किस राष्ट्रपति ने कौन सा विदेश नीति का सिद्धांत दिया, किस राष्ट्रपति ने कौन सी वर्ल्ड फेमस डील की, या किस राष्ट्रपति से जुड़ी हुई कोई भी विशेष बात, क्योंकि हमेशा से अमेरिका के राष्ट्रपतियों से जुड़े सवाल हमारे पॉलिटिकल साइंस के टेट एग्जाम में आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। ठीक है जी, तो सारे राष्ट्रपतियों का कालक्रम हम देख लेंगे और अब की बार नेट के एग्जाम में तो हद ही हो गई, अमेरिकी संविधान के डायरेक्टली आर्टिकल पूछ ली गई, जो कि हम आज करेंगे, कवर करेंगे उनको भी। जैसे आर्टिकल जो क्या है वो एक के अंदर राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां और आर्टिकल 2 के अंदर राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां, ऐसे करके आर्टिकल भी देखेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम 20 से 25 क्वेश्चन करेंगे, जिससे अगर आप बिल्कुल न्यूली फ्रेश स्टूडेंट हो या आपको यूके और यूएस की शासन प्रणालियों से कुछ पढ़ा नहीं है, तो भी अगर आप ये वीडियो देख लोगे तो आपका अच्छा खासा क्वेश्चन का बैंक तैयार हो जाएगा अमेरिकी शासन प्रणाली के बारे में। ठीक है जी, तो इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। ठीक है जी, देखिए अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम का अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मुख्य आधार क्या है। मुख्य आधार के ऊपर हम बात करेंगे। देखिए यहाँ आपके सामने 3-4 सिद्धांत लिखे हुए हैं शासन प्रणालियों के आधार के। ठीक है जी, जिसमें से अगर हम बात करें तो जस्ट ए सेकेंड, बस कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ हमारी पेंसिल का या मार्कर का। देखिए अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम का मुख्य आधार क्या है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर जो शासन प्रणाली है उसको बोलते हैं राष्ट्रपति शासन प्रणाली या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये तीनों नाम एक ही शासन प्रणाली की है, जिसके अंदर राष्ट्रपति ही नॉमिनल और रियल दोनों जो क्या है वो हेड राष्ट्रपति ही होता है, यानी कि नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका दोनों एक ही व्यक्ति होता है जो है अमेरिका का राष्ट्रपति। इसीलिए तो अमेरिका के राष्ट्रपति को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर नेता हम जो क्या है वो मानते हैं। उसका कारण यही है कि वहां पे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अब क्वेश्चन आपसे ये डिमांड करता है, ये आपसे पूछना चाहता है कि जो अमेरिका के अंदर ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है इसका मुख्य आधार क्या है, इसका मुख्य बेस क्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत। पहली बार जब हम हिस्ट्री के अंदर 9वीं क्लास में एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमारे सामने फ्रांसीसी क्रांति के अंदर एक नाम आता है जिनका नाम है मॉन्टेस्क्यू। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू
ठीक है। उस मॉन्टेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर दिया था, यानी कि शक्तियों के पृथक्करण का जो सिद्धांत है वो मॉन्टेस्क्यू विचारक की देन है, और उनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक थी। उस पुस्तक का ईयर जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, आंसर जरूर देना है, चाहे गूगल करके दो, ठीक है। तो वो बुक थी कि उस बुक का नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी कि द स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी कि कानून की आत्मा। इस पुस्तक के अंदर मॉन्टेस्क्यू ने ये बताया था कि अगर तानाशाही को रोकना है तो इसका सबसे अच्छा तरीका है शक्तियों का विकेंद्रीकरण और ताकत का, यानी कि पावर का, सत्ता का बंटवारा अलग अलग अंगों में और हिस्सों में, ठीक है। फिर मॉन्टेस्क्यू तो बुक लिख के चला गया। फिर जब 1700 फिर जब हम बात करें 1787 के अंदर, जब हम बात करें 1787 के अंदर जो हमारी बुक आई, नहीं, अमेरिका का संविधान लिखा गया 1787 के अंदर, तो इस फिलाडेल्फिया कन्वेंशन, जिसके अंदर हम बात करें अमेरिका का संविधान लिखा गया, और फिर उसके बाद 1789 में वो अमेरिका का संविधान क्या है, लागू हो गया। तो यहाँ हम बात करेंगे 1787 के अंदर अमेरिका का, यानी कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, यही मैंने बोनस फैक्ट है आज के। और फिलाडेल्फिया सम्मेलन या कन्वेंशन 1787, और उसके अंदर हम बात करें तो आपके दो तीन मुख्य विचारक थे, जिसके अंदर हम बात करें हमारे थॉमस जेफरसन, आपके हैमिल्टन, और हमारे यूएस के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज बुश। जी हाँ, देखिए, अगर हम बात करें तो 1789 के अंदर ये संविधान लागू हो गया। तो द पॉइंट इज, जब यूएसए का संविधान बन रहा था तो उसमें यूएसए के संविधान निर्माताओं ने शक्तियों के पृथक्करण के मॉन्टेस्क्यू के सिद्धांत को अपने यहाँ के संविधान में एक आधार के रूप में, बेस के रूप में यूज किया। इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर का सबसे अच्छा यूज आज हम देखें पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो वो हमको अमेरिका के संविधान में देखने को मिलता है, ठीक है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का डिटेल एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के ऊपर। देखिए, जो है चेक एंड बैलेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं, एक तो है शक्तियों का पृथक्करण और दूसरा है नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। अब ये क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर की तो हमने अभी बात की है। देखिए, तीनों ही अंगों के पावर आपस में बांट दी गई हैं शक्तियां, और उसके बाद तीनों अंग एक दूसरे के ऊपर निगरानी रखते हैं, चेक एंड बैलेंस रखते हैं कि कोई एक अंग दूसरे के जो क्या है वो अधिकार क्षेत्र के अंदर, जुरिस्डिक्शन के अंदर या एरिया के अंदर हस्तक्षेप तो नहीं कर रहा है, पहली बात। दूसरा, हर एक अंग अपने दूसरे अंग को क्या क्या करता है, चेक और बैलेंस। इसी को क्या बोलेंगे, नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। ये शक्ति पृथक्करण के पैरेलल काम करने वाली थ्योरी है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर तभी काम कर सकता है एक्चुअल में, हकीकत में अगर हम बात करें, सेपरेशन ऑफ पावर तभी काम कर सकता है तब जब वहां पे क्या कहें, हमारा ये चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल भी पैरेलल चलता हो, ठीक है जी। तो चेक एंड बैलेंस का मुख्य उद्देश्य है पावर कंट्रोल एंड म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, यानी कि जिम्मेदारी जो क्या है वो हर अंग की जो क्या है अपनी अपनी तय हो, इसको हम क्या बोलेंगे, चेक एंड बैलेंस, और पावर को जो क्या है वो कंट्रोल करने का ये एक प्रिंसिपल है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव किसके माध्यम से होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा इलेक्टोरल कॉलेज, यानी कि ये क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में। देखिए, आप वन लाइनर में पढ़ते हैं या आपने रटा हुआ होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, बट भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता सीधे चुनती है अमेरिका के राष्ट्रपति को, सुना है ना आपने। बट आज उसके अंदर आप कुछ क्या कर लीजिए, अपनी पुरानी जानकारी के अंदर थोड़ा सा एडेप्टेशन कैसा कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो क्या ये कथन ठीक है अपने आप में कि उसका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, बट वो प्रोसेस क्या है उसको समझिएगा। देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव होता है एक हमारे
निर्वाचक दस्ते के द्वारा। अभी निर्वाचक दस्ता क्या है, इसी को पॉपुलरली हम एक वर्ड यूज करते हैं और बोलते हैं इलेक्टोरल कॉलेज। और इस इलेक्टोरल कॉलेज का अस्तित्व सिर्फ तभी तक है जब अमेरिका का राष्ट्रपति जो क्या है वो इलेक्शन के दौरान, चुनाव के दौरान चुन के नहीं आ जाता, बाद में इस निर्वाचक दस्ते को भंग कर देते हैं। ठीक है जी। तो इस निर्वाचक दस्ते के अंदर कौन कौन लोग शामिल होते हैं, कितने हमको ये जो क्या वोट चाहिए होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। पहले आप सुनिए कि अमेरिका के अंदर पहले कुछ जो क्या है वो हमारे इंडिया के विधायक का जैसे समझ लीजिए आप, ठीक है। पूरी इंडिया के अंदर इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जो क्या कुछ व्यक्ति होते हैं, जनता उनको वोट डालती, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, ये जो इलेक्टोरल कॉलेज हैं ये क्या करेंगे, जिसके जितने इलेक्टोरल कॉलेज या व्यक्ति जिसके पास, उसी को जो क्या है क्या बना देंगे राष्ट्रपति। समझ रहे हैं आप। यानी कि पूरे भारत के अंदर सॉरी पूरे अमेरिका को हम बांट देते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, यानी कि निर्वाचक दस्तों के अंदर। और ऐसे हमारे पास टोटल 538, कितने, इसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके हम श्योर आप बैठे होंगे। 538 हमारे पास टोटल इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए हमको टोटल चाहिए होते हैं 270, कितने, 270 हमको इलेक्टोरल कॉलेज प्राप्त होने चाहिए। 270 जिसके पास आ जाएंगे वो बन जाएगा यूएसए का राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। समझ गए। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो हर 4 साल में एक बार होता है, ठीक है। 4 साल कार्यकाल उनका फिक्स है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जो क्या है, कोई भी अमेरिका का कितना भी पॉपुलर नेता हो, 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। ये जो क्या है पहले एक प्रथा थी, परंपरा थी, बाद में इसको अमेरिका ने क्या 22वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, अमेरिका के संविधान का 22 यानी कि 22वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ये बात संविधान में भी लिख दी गई कि 2 बार से ऊपर कोई भी व्यक्ति क्या नहीं रहेगा, राष्ट्रपति। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन से इतना हम लोगों ने देख लिया है। अभी अपन आगे चलेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है, तो मैंने बता दिया 4 साल का अमेरिका का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। एक निर्वाचक दस्ते के माध्यम से इसको चुनते हैं। 538 ऐसे पूरी अमेरिका के अंदर स्टेट्स को मिला के जो क्या है ये आपके निर्वाचक दस्ते होते हैं। और जो क्या है वो 270 बहुमत का आंकड़ा है जो प्राप्त कर लेता है, वो क्या बन जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, उम्मीदवार से राष्ट्रपति। ठीक है। 2 यहाँ पे पार्टियां हैं अमेरिका की फेमस, एक पार्टी का नाम है डेमोक्रेटिक पार्टी और एक है रिपब्लिक पार्टी। जो रिपब्लिक पार्टी है बेसिकली वो है हमारी थोड़ी सी रूढ़िवादी विचारों की या कट्टरपंथी विचारों की। और जो हमारी डेमोक्रेटिक जो पार्टी है वो अपने आप को उदारवादी या लिबरल थॉट वाली पार्टी बोलती है। हालांकि पार्टियां और भी हैं यूएसए के अंदर, ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, सत्ता का जो हस्तांतरण है वो इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में चलता रहता है। अभी आपको कमेंट करके बताना है जो क्या है वो कि इस टाइम पे जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप जी, वो कौन सी पार्टी से हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद हम देखिए 4 साल उनका कार्यकाल है। बिल्कुल, अमेरिकी राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार चुना जा सकता है, तो ये मैंने आपको बता दिया 2 बार। और जो क्या है वो 22वां संवैधानिक संशोधन हुआ था अमेरिकी संविधान के अंदर, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति 2 बार यानी कि 2 टर्म से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। ठीक है। तो आइए अमेरिकी संविधान के कुछ संशोधनों के ऊपर बात कर लेते हैं। अमेरिकी संविधान के जो कि एग्जाम में आते हैं, आए हुए हैं, अमेरिकी संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। हालांकि बच्चों मैं आपको बताऊं कि अमेरिका का जो संविधान है वो आपकी पॉकेट में आ सकता है और विद इन 30 मिनट के अंदर आप उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ के रख सकते हो। ठीक है। और अमेरिका के संविधान के अंदर अगर हम बात करें तो वो अमेरिका का संविधान क्या बात करें वो राज्यों का अलग है और केंद्र का अलग है। तो ये मैं आपको अमेरिका के केंद्रीय यानी कि संघ के संविधान के बारे में बात कर रही हूं, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो 22वां संवैधानिक संशोधन जुड़ा है राष्ट्रपति की टर्म से, 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा। इसके अलावा एक हमारे पास 13वां संवैधानिक संशोधन है, एक हमारे पास पहले 10 संशोधन है, फर्स्ट 10 अमेंडमेंट, पहले 10 संशोधन। ठीक है। तो 22वां संवैधानिक संशोधन सो हमने देख लिया है, ये हमारा जुड़ा है
22वां संवैधानिक संशोधन हमारा जुड़ा है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं रह सकता। अब हम बात करेंगे 13वें और 19वें संवैधानिक संशोधन के बारे में। देखिए 19वां संवैधानिक संशोधन, 19वां संवैधानिक संशोधन अमेरिकी संविधान का वो बात करता है महिलाओं को वोट देने का अधिकार। ठीक है, यानी कि अमेरिका के अंदर जो वोटिंग राइट दिए गए वुमेन्स को, वो दिए गए थे 19वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अमेरिकी संविधान के। अब यहाँ पे मैं आपको 2 फेमस डेट बताती हूँ और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी वो डेट है जब अमेरिका के अंदर महिलाओं को मताधिकार मिले। एक डेट है 1920 और एक है 1928। इनमें से एक डेट है ब्रिटेन की, जहां पे ब्रिटेन की महिलाओं को मताधिकार मिले, और एक डेट है आपकी यूएसए की। क्योंकि कई बार मैं अपनी क्लासों के अंदर इस फैक्ट को रिपीट कर चुकी हूँ, ठीक है, तो आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में कि वो कौन सी डेट है इन दोनों में से जब अमेरिका ने क्या 19वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अपने यहाँ महिलाओं को क्या दिया, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 13वें संवैधानिक संशोधन के बारे में। देखिए दास प्रथा की समाप्ति, दास प्रथा की समाप्ति ये की तो अब्राहम लिंकन ने थी। ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ चुका कि अमेरिका का ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिसने दास प्रथा को समाप्त किया, वो है अब्राहम लिंकन। लेकिन संवैधानिक संशोधन कौन सा था, क्योंकि हम डीपर स्टडी कर रहे हैं, हम टॉपिक ही पढ़ रहे हैं आपकी यूएसए की शासन प्रणाली, तो ऐसे फैक्ट से तो आपको वाकिफ होना ही पड़ेगा। तो 13वां संवैधानिक संशोधन जो है आपका बात करता है दास प्रथा की समाप्ति के बारे में। अब कर लेते हैं पहले 10, आई एम श्योर ये चीजें आप साथ साथ लिख भी रहे होगे, पहले 10 संवैधानिक संशोधनों के बारे में। देखिए अमेरिका के अंदर जब हमने संविधान पढ़ा था, मेरे चैनल पे पूरी सीरीज पड़ी हुई है इंडियन पॉलिटी की, तो जब हमने मौलिक अधिकार पढ़े इंडिया के अंदर, तब मैंने आपको बताया था कि भारत ने मौलिक अधिकार अमेरिका से प्रेरित होकर अपने संविधान में वो लेके आए हैं, यानी कि फंडामेंटल राइट को। तो अमेरिका के अंदर भी क्या है, नागरिकों को मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, यानी कि वो अधिकार जो उनको गारंटीकृत प्राप्त है। यहाँ हम उनको फंडामेंटल राइट बोल देते हैं, मौलिक अधिकार बोल देते हैं, वहां क्या बोलते हैं इनको, बिल ऑफ राइट, यानी कि अधिकारों का बिल, अधिकारों का बिल। जैसे अपने यहाँ पे 14 से 18, फिर हमारा जो क्या 25 से 28 ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है, जीवन का, संपत्ति का, स्वतंत्रता का। वैसे ही वहां अमेरिका के नागरिकों को अधिकार है गन रखने का। ठीक है जी, यानी कि वो फंडामेंटल राइट में शामिल है, जिसको क्या बोलेंगे, गन राइट, यानी कि हर व्यक्ति अपनी सेल्फ सिक्योरिटी के लिए गन रख सकता है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ, और किसी को भी पुलिस किसी के घर में चेकिंग नहीं कर सकती बिना वारंट के, और जो क्या है वो ऐसे तमाम तरीके के अधिकार हैं अमेरिका के अंदर, इनको हम बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। तो अमेरिका के संविधान के अंदर पहला से लेकर 10वां जो पहले 10 संशोधन हुए, उन्हीं संशोधनों से अमेरिका के अंदर नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए, बिल दिए गए, यानी कि बिल ऑफ राइट्स आया। तो पहले 10 संशोधन जुड़े हैं हमारे मौलिक अधिकारों से। तो इतना हमने अमेरिकी संविधान से आर्टिकल वाइज देख लिया है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सारे फैक्ट इसमें हमने देखे। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इम्पीचमेंट प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया किससे संबंधित है। पहली बात तो इम्पीचमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सुन लो जी, महाभियोग। मतलब कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो अमेरिका की संसद है, जैसे भारत की संसद को अपन पार्लियामेंट बोलते हैं, वैसे ही अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोलते हैं। और हम जो क्या है वो इंडिया के अंदर लंबे समय से कांग्रेस से क्या हमारे जहन में, माइंड में फिट हो गया है कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी। बट अमेरिका के अंदर जो वहां की संसद है उसका नाम है कांग्रेस, और इस कांग्रेस के बच्चों 2 सदन है। पहला सदन है सीनेट, जो अपनी डिटो राज्यसभा के जैसे है। इंडिया की क्या है वो, राज्यसभा, बट राज्यसभा से बहुत ज्यादा मजबूत है सीनेट, यानी कि अपर हाउस को बोलेंगे सीनेट। फिर लोअर हाउस को हम बोलेंगे क्या, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, निम्न सदन, हिंदी में बोलेंगे इसको निम्न सदन, और इंग्लिश में बोलेंगे प्रतिनिधि सभा हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। समझ गए, ये 2 सदन हैं, हिस्से हैं,
आपकी कांग्रेस के, ठीक है। और जो क्या है, ये दोनों सदन मिलके राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया लाते हैं उसी को बोलेंगे इम्पीचमेंट या महाभियोग। और इंटरेस्टिंगली इंडिया ने भी महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली है, समझ गए। उपराष्ट्रपति का पद हो गया, आपकी न्यायपालिका की शक्तियां हो गई, आपका मौलिक अधिकार हो गया, प्रस्तावना से संविधान की शुरुआत हो गई, सब काम कहां से लाई है, यूएसए से, ठीक है। तो ये क्या करेगी, कांग्रेस राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या प्रस्ताव पास करेगी, उसी को इम्पीचमेंट हम बोलते हैं। और इम्पीचमेंट जुड़ा है राष्ट्रपति को हटाने से, यानी कि रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंस। लगे हाथ बात कर लेते हैं महाभियोग की, ठीक है। देखिए, अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया जब स्टार्ट होगी तो प्रस्ताव लाया जाएगा निम्न सदन के अंदर। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताने जा रही हूं, अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो लाया जाता है प्रतिनिधि सभा, यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। ये इंडिया से ठीक उल्टा है, क्योंकि भारत के अंदर राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है, क्योंकि कंपैरेटिव स्टडी तो करनी पड़ेगी, भारत के अंदर राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन के अंदर प्रस्तुत की जा सकती है। बट अमेरिका के अंदर वो आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अंदर ही लाई जाएगी, शुरुआत उस इम्पीचमेंट प्रोसेस की होगी। लेकिन देखिए, बिल लाएगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो क्या है शुरुआत होगी प्रतिनिधि सभा में, लेकिन जो उसका ट्रायल चलेगा, ठीक है, वो चलेगा सीनेट के अंदर। समझ गया आप, जो कार्रवाई होगी, जो निर्णय लिया जाएगा या जो जांच प्रक्रिया बैठेगी, जो ट्रायल जिसको हम बोलते हैं, वो चलेगा सीनेट के अंदर, ठीक है जी। तो ये दो फैक्ट आपको जरूर से याद करने हैं। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। इम्पीचमेंट की शुरुआत कौन करता है, देख लीजिए जी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि सभा, ठीक है, जो कि कांग्रेस का निम्न सदन है, समझ गए। तो अभी आ तो गया ही, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के बारे में भी कुछ बात पढ़ लेते हैं। देखिए, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है अमेरिका का, जिसको हम निम्न सदन बोलते हैं या प्रतिनिधि सभा बोलते हैं, ये भारत की लोकसभा के जैसा है नहीं, ठीक है, समझने के लिए मैं बता रही हूं। और इस प्रतिनिधि सभा यानी निम्न सदन के अंदर जो आपका कार्यकाल होता है सदस्यों का, वो होता है बच्चों 2 वर्ष। जी हाँ, 2 वर्ष के लिए ही निम्न सदन के अंदर मेंबर को चुनते हैं और 2 वर्ष के बाद उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। फिर 2 साल के बाद दोबारा से इन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर्स का इलेक्शन होता है, समझ गए। और ये क्या करती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, देखिए इस निम्न सदन के अंदर टोटल जो हमारे सदस्य हैं वो है 435। कितने? 435, लिख लीजिए, 435 टोटल सदस्य हैं अमेरिका के निम्न जो क्या है वो सदन के, ठीक है। क्या पता अगली बार ये आपसे नंबर ही पूछ लें, क्योंकि एग्जामिनर को क्वेश्चन चाहिए, माल चाहिए नया नया। तो ये हो गया। अब सीनेट के बारे में बात कर लेंगे। देखिए, हालांकि यहाँ पे सदस्यों को हम चुनते हैं जनसंख्या के अनुपात में, जैसे अपने यहाँ विधानसभाओं में, लोकसभा के अंदर हम क्या चुनते हैं, हम चुनते हैं आपके उस क्षेत्र की, उस चुनाव क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, लोगों को। जैसे पूरे भारत को हमने एक जो क्या है वो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के अंदर बांटा हुआ है, वैसे ही अमेरिका के निम्न सदन के अंदर भी जनसंख्या के अनुपात में ही मेंबर्स को चुनते हैं, ठीक है। लेकिन कमाल की बात, जो वहां का सीनेट है यानी कि जो अपर हाउस है, ठीक है, उसके अंदर टोटल हमारे 100 क्या है सदस्य है। और अमेरिका के अंदर 50 राज्य हैं, 50 स्टेट्स हैं। जिस टाइम अमेरिका का संविधान बना या आजाद हुए तो 13 स्टेट थे, 13 कॉलोनियां थी, जिन्होंने मिलके ब्रिटेन के खिलाफ आजादी की लड़ाई में भाग लिया था, ठीक है। आजाद होने के बाद, ठीक है, आजाद होने के बाद फिर ये 13 स्टेट आज 50 स्टेट बन गई हैं। और इन 50 राज्यों से हर राज्य से 2 मेंबर वो लोग पिक करते हैं, तो टोटल कितने हो गए 100 मेंबर। सीनेट के अंदर कोई राज्य वहां का कितना ही छोटा है, कितना ही बड़ा है, सिर्फ 2 मेंबर ही सीनेट के अंदर जाएंगे। और इसीलिए सीनेट जो है वो बात करें तो दुनिया का सबसे मजबूत क्या है, अपर हाउस, ठीक है। भारत की राज्यसभा बीच में कहीं खड़ी है। सबसे कमजोर अपर हाउस हम बोल सकते हैं क्या, ब्रिटेन का हाउस ऑफ लॉर्ड्स,
ठीक है, और सबसे मजबूत अपर हाउस बोल सकते हैं सीनेट, और बीच में खड़ी है भारत की राज्यसभा। यानी कि राज्यसभा को हम बहुत ज्यादा सीनेट की तरह मजबूत भी नहीं बोल सकते और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की तरह कमजोर भी नहीं बोल सकते। ठीक है, यानी कि अच्छी खासी पोजीशन है भारत में आरएस की। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इम्पीचमेंट का ट्रायल कौन करता है? अगेन हमने बात कर ली है, सीनेट के अंदर इम्पीचमेंट का ट्रायल चलता है। ठीक है जी। उसके बाद बात करेंगे अमेरिकी संविधान का आर्टिकल 2 किससे संबंधित है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अब की बार जो यूजीसी का नेट का एग्जाम हुआ है आपका दिसंबर साइकिल का, उसके अंदर कमाल हो गया, अमेरिकी संविधान से डायरेक्ट आर्टिकल पूछ ली गई। अब बच्चा क्या करेगा? आर्टिकल को भी बैठ के याद करेगा। ठीक है, करने पड़ेंगे, जरूरी है, हमको एग्जाम पास करना है। तो अमेरिकी संविधान का आर्टिकल 2 संबंधित है बच्चों किससे? जो क्या है वो अमेरिका के राष्ट्रपति से। ठीक है, क्योंकि अमेरिका का राष्ट्रपति ही कार्यपालिका है, इसीलिए आर्टिकल 2 बात करता है हमारा एग्जीक्यूटिव के बारे में, और एग्जीक्यूटिव इज इक्वल टू प्रेसिडेंट। चूंकि मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बताया था भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का है, ओनली ये है। ठीक है, स्टैम्प। बट अमेरिका का राष्ट्रपति नाम मात्र और वास्तविक दोनों जो क्या है पद उसके पास है, नॉमिनल प्लस रियल, दोनों हेड कौन है यूएसए के अंदर? वहां का राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका, समझ गए। और जो क्या है वो आपकी जिसको हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव कौन है? वहां की कांग्रेस। जुडिशरी कौन है? वहां की न्यायपालिका। ठीक है, तो सारी की सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति के अंदर निहित है, और आर्टिकल 2 के अंदर उसी राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात की गई। ठीक है, अब थोड़ा सा आर्टिकल 1 के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, आर्टिकल 1 या अमेरिका के संविधान का अनुच्छेद 1 जुड़ा है राष्ट्रपति की वीटो पावर से। ठीक है, राष्ट्रपति की वीटो पावर से, राष्ट्रपति की वीटो पावर, ये वही वीटो पावर है जो इंडिया के अंदर भी हमारे आर्टिकल 111 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। उनके बारे में बात करेंगे, रुको एक बारी देखो। वीटो पावर प्राप्त है राष्ट्रपति को आर्टिकल 1 के तहत अमेरिका के अंदर। और आर्टिकल 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है? सुनो, अमेरिका के आर्टिकल 1 के अंदर लिखा हुआ है संविधान के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। क्या? राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। और विधायी शक्तियों का मतलब ये है कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति अगर चाहे तो कांग्रेस के, ठीक है, यानी कि जो वहां की संसद है, कांग्रेस के बिलों को जो क्या है वो पारित करने में अपनी अस्वीकृति जो क्या है वो दर्ज करवा सकता है। इसी को बोलेंगे वीटो पावर। वीटो का मतलब ये है असहमति। ठीक है, तो अमेरिका की राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां आर्टिकल 1 में है, और आर्टिकल 1 राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों से जुड़ा है। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति को जी वीटो पावर है पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो। ठीक है, और हमारा सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, और एक और रह गया एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, जैसे हम हिंदी में अगर बात करें तो निलंबनकारी वीटो या जेबी वीटो, या आपका वो पुनर्विचार के लिए जो भेज देते हैं। तो ये जितने भी वीटो पावर प्राप्त हैं अमेरिका भारत के राष्ट्रपति को, वो सारी सेम अमेरिका के राष्ट्रपति को भी प्राप्त है। ठीक है, और ये काम किस लिए आती है? राष्ट्रपति अगर चाहे तो कांग्रेस के बिलों के ऊपर अपनी असहमति दे सकता है, यानी कि उनको पास नहीं कर सकता। ठीक है, तो राष्ट्रपति के पास अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 10 दिन का समय होता है। 10 दिन का समय होता है टोटल। 10 दिन के अंदर अंदर राष्ट्रपति को विद रीजन ये बताना होगा कि वो कांग्रेस के किसी बिल के ऊपर अपनी असहमति क्यों दर्ज करवा रहा है। और अमेरिका के अंदर इस वीटो पावर का जो प्रयोग है, यूज है, बहुत ज्यादा किया है वहां के राष्ट्रपतियों ने। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन आ गया कि अमेरिकी संविधान का या फिर अमेरिका का वो प्रसिद्ध राष्ट्रपति कौन है जिसने सबसे ज्यादा बार अमेरिका में वीटो पावर का यूज किया। ठीक है, जैसे हम इंडिया के अंदर पढ़ते हैं आपका डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने क्या किया, डाक घर विधेयक के ऊपर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। वैसे ही अमेरिका का भी एक राष्ट्रपति है जिसके नाम सबसे ज्यादा वीटो पावर यूज करने का रिकॉर्ड है, वो है हमारे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। रूजवेल्ट आप याद कर लीजिए, क्योंकि रूजवेल्ट जो है बहुत ही प्रसिद्ध हस्ती हैं अमेरिका के राष्ट्रपतियों के क्रम में। ठीक है, तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के नाम ये रिकॉर्ड है अमेरिका में सबसे ज्यादा वीटो पावर यूज करने का। समझ गए आप?
तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने वीटो पावर का यूज किया है। और अब मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। यहाँ हमने आर्टिकल 1 के तहत वीटो पावर देखी, बट जैसे अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति सिर्फ किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए वापिस जो क्या है वो सदन में भेज सकता है, संसद में भेज सकता है कि आप जो क्या है इस बिल के ऊपर दोबारा से एक बार विचार करो। उसके बाद जब दोबारा संसद उसी बिल को पेश करके दोबारा से भेज देती है राष्ट्रपति के पास, तो भारत का राष्ट्रपति भी बाध्य हो जाता है उस बिल के ऊपर साइन करने को लेके। ठीक है, ऐसे ही अमेरिका की सीनेट को, ठीक है, सीनेट प्लस प्रतिनिधि सभा, यानी कि अमेरिका की जो कांग्रेस है, अमेरिका की कांग्रेस के पास राष्ट्रपति की वीटो शक्तियों को पलटने की पावर है। समझ रहे हैं आप? अमेरिका की जो कांग्रेस है, अगर प्रतिनिधि सभा प्लस सीनेट 2/3 बहुमत से, 2/3 अलग अलग सदनों के अंदर 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पारित कर दे, तो राष्ट्रपति की बिना स्वीकृति के भी वो कानून पास कर सकती हैं। यानी कि राष्ट्रपति पढ़ा रहे, फिर हम तो जी कानून बना के जो क्या है वो दम लेंगे। समझ गए? तो राष्ट्रपति की वीटो पावर को अमेरिका के अंदर 2/3 बहुमत से वहां की कांग्रेस पलट सकती है, यानी कि उस वीटो पावर को क्या बना सकती है? पावरलेस। ठीक है, समझ गए? और बहुत बार ऐसा हुआ भी है। तो अमेरिका के संविधान की अनोखी शक्ति है वहां के सदन की, कि जो राष्ट्रपति इतना बड़ा जो कार्यकारी अध्यक्ष है, उसकी सहमति के बिना भी कानून पास करने का दम रखती है। ठीक है, और एक और फैक्ट आप कर लीजिए लगे हाथ, अमेरिका की जो सीनेट है, ये रही अपर हाउस, जो भी संधि करेगा भारत अमेरिका का राष्ट्रपति, उस संधि को मान्यता देगी सीनेट। ठीक है, ये उस समझौते के ऊपर जब तक सीनेट सहमत नहीं होगी, सीनेट उसको मान्यता नहीं दे देगी, तब तक अमेरिका का राष्ट्रपति पूरी दुनिया में कहीं जाके हाथ मिलाए इसका कोई फायदा नहीं। ठीक है, ऐसा ही हुआ था, एक इंटरनेशनल बेइज्जती हुई थी अमेरिका के राष्ट्रपति की एक बार, और वो कब हुई थी? देखिए, हम जानते हैं कि यूएनओ से पहले जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, यूएनओ जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में बना 24 अक्टूबर को, उससे पहले हमारा एक लीग ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रसंघ नाम का एक संगठन आया था, और उस संगठन के अंदर सबसे बड़ा हाथ अमेरिका के राष्ट्रपति का था। लेकिन जब वो संगठन बन गया, तो बनने के बाद खुद अमेरिका ही उस संगठन के अंदर शामिल नहीं हुआ। कितना बड़ा मजाक! क्योंकि अमेरिका की सीनेट ने अमेरिका को राष्ट्र संघ में शामिल होने के लिए जो बिल था, प्रस्ताव था, उसको पास ही नहीं होने दिया। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत ही फेमस जो क्या है वाक्या है कि लीग ऑफ नेशन के अंदर सीनेट की सहमति ना मिलने के कारण अमेरिका लीग ऑफ नेशन में शामिल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वीटो पावर का संबंध किससे है? बिल रिजेक्शन बाय प्रेसिडेंट, कि राष्ट्रपति किसी भी बिल को क्या कर सकता है? पास करने से मना। ठीक है जी, आगे पॉकेट वीटो की बात कर लेती हैं। नो एक्शन ऑन बिल। पॉकेट वीटो का मतलब होता है किसी बिल को उठा के जेब में डाल लेना, मतलब कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना, ना हाँ कहना ना कहना। ठीक है, और ये आप अच्छे से समझ चुके हो, मैंने आपको क्लास में समझाया था। ठीक है, हाँ जी, और वो रील भी डाली थी, जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, आप लोगों ने बहुत उसके ऊपर जो क्या है वो कमेंट किए। उसके बाद एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी करने की शक्ति किसके पास है? जाहिर सी बात है, जब पूरी की पूरी एग्जीक्यूटिव पावर या एजुकेशन ही कौन है? राष्ट्रपति। तो कार्यकारी निर्देश जारी करने की शक्ति भी अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होगी। उसके बाद हम बात करेंगे कैबिनेट मेंबर किसके प्रति उत्तरदायी हैं? राष्ट्रपति के प्रति। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, देखिए अपनी इंडिया में क्या होता है कि लोकसभा के अंदर आम चुनाव होते हैं, आम चुनाव के अंदर दुनिया भर पूरे देश से जो क्या है वो मेंबर चुन के आते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके लोकसभा के। उसके बाद जिस पार्टी को बहुमत मिला है, उस पार्टी को जो क्या है सरकार बनाने का न्योता देगा राष्ट्रपति। सरकार वो पार्टी बनाएगी, और फिर उन्हीं एमपी में से जो चुन के आए हैं कुछ व्यक्तियों को प्रधानमंत्री अपने साथ लेके अपने मंत्रिमंडल का गठन करता है। ये होता है जी इंडिया में, क्योंकि इंडिया में क्या है? संसदीय शासन प्रणाली, और अपने यहाँ पे क्या है? विधायिका और कार्यपालिका आपस में गुथी हुई है एक दूसरे के साथ, ऐसे समझ गए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। और वही बात है, गंगाधरी शक्तिमान है।
ठीक है, हाँ वही बात है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर तो सब कुछ एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, संसदात्मक शासन प्रणाली। बट अमेरिका के अंदर अमेरिका का राष्ट्रपति अपने शासन को, प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए अच्छे से स्मूथली अपने कुछ मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे कैबिनेट मेंबर। बट ये कैबिनेट मेंबर किसी भी तरीके से वहां की विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते, क्योंकि ना तो वो सीनेट के मेंबर होते हैं, ना वो आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर होते हैं। क्योंकि ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति को के सलाहकार हैं, जो मंत्री हैं या कैबिनेट मेंबर हैं, ये पूरी तरीके से राष्ट्रपति के द्वारा चुने हुए उसके जो क्या है कुछ विश्वासजनक सलाहकार व्यक्ति होते हैं। और ये एक पूरा अलग निकाय है, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। और ये कैबिनेट मेंबर इसीलिए पूर्ण रूप से अपने कामों को लेके राष्ट्रपति के प्रति जिम्मेदार होते हैं। समझ गए आप? ठीक है, तो इसीलिए राष्ट्रपति जब मर्जी करता है अपने मंत्री को हटा देता है, जब मर्जी करता है मंत्री को, नए मंत्री को ऐड कर लेता है। कई बार तो खुद मंत्री को ही नहीं पता होता कि तेरे विभाग में राष्ट्रपति ने क्या डिसीजन ले लिया। ठीक है, तो एक किस्म से ये जो क्या है मंत्री, कैबिनेट मेंबर पूर्ण रूप से बाहर के बंदे होते हैं। किसके बाहर के? कांग्रेस से बाहर के। समझ गए? इसीलिए सिर्फ और सिर्फ ये उत्तरदायी होते हैं अपने बॉस यानी कि राष्ट्रपति के प्रति। समझ गए? हालांकि कई बार इस फैक्ट में बच्चों को कंफ्यूजन होता है। आई होप कि आज आप समझ गए होंगे। इसके बाद अमेरिका में लेजिस्लेचर को क्या कहते हैं, कांग्रेस हम बात कर चुके हैं इसके ऊपर। कांग्रेस के 2 सदन हैं, ये भी हमने देख लिया है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हमारा सीनेट। ठीक है, उसके बाद कमांडर इन चीफ की भूमिका कौन निभाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। यहां से हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की सारी शक्तियां। किसकी? अमेरिका के राष्ट्रपति की। ठीक है, तो कमांडर इन चीफ का मतलब क्या है, पहले तो ये सुनो। देखिए, यूएसए के अंदर या अमेरिका के अंदर जो वहां का राष्ट्रपति है, वहां की तीनों सेनाओं का सबसे प्रमुख क्या होता है? कमांडर इन चीफ। भारत में भी ऐसा ही है, भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या है? सबसे प्रमुख अध्यक्ष। समझ गए? सीडीएस से ऊपर राष्ट्रपति है। ऐसे ही अमेरिका का राष्ट्रपति भी वहां की तीनों सेनाओं के अंदर सबसे बड़ा कमांडर इन चीफ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रेसिडेंट। बट लगे हाथ साथ साथ हम जो क्या है वो राष्ट्रपति की और भी शक्तियां कर लेते हैं कि राष्ट्रपति एक्चुअल में वहां पे काम क्या करता है अमेरिका के अंदर। तो सबसे पहला तो ये हो गया कमांडर इन चीफ। दूसरा हम यहाँ लिखेंगे कांग्रेस को संदेश भेजना। ठीक है, कांग्रेस को संदेश भेजना, यानी कि अमेरिका का राष्ट्रपति जो भी उसके मन में है वो संदेश भेज सकता है वहां की संसद को या कांग्रेस को। ठीक है, उसके अलावा राजदूतों की नियुक्ति और एक घिसा पिटा पॉइंट जो कि लिखने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया में अमेरिका को जो प्रेजेंट करता है, अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन सबसे बड़ा कौन है? वहां का राष्ट्रपति। ये तो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई संवैधानिक पद है, कोई इतना बड़ा, इतनी बड़ी पोस्ट है, तो वो रिप्रेजेंट तो करेगा वहां के नेशन को, वहां की कंट्री को। तो एक वो। तीसरा हम बात करेंगे राजदूतों की नियुक्ति, संधि या समझौते करना। ठीक है, देखिए लागू करना तो सीनेट का काम है, साइन करना, लेकिन करके आना, एक बार हाथ मिला के आना, कोई वादा करके आना या कोई घोषणा करके आना, वो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें पॉइंट नंबर 6 की। ठीक है, अब पॉइंट नंबर हमारा 6 है जजों की नियुक्ति। और ये कोई सरप्राइज मूवमेंट नहीं है, इंडिया के अंदर भी जो आपके सीजीआई हैं या जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति ही करता है। ऐसे ही अमेरिका के अंदर भी अमेरिका का राष्ट्रपति क्या करता है? वहां के जजों की नियुक्ति। ठीक है, इसके अलावा संधि करना, और ये तो हमने कर लिया है, क्षमादान यानी कि पार्डनिंग पावर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो मंत्रियों की नियुक्ति, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा। ठीक है, तो क्या क्या हमने पढ़ा? कांग्रेस को संदेश भेजना, विशेष सत्र बुलाना, वीटो पावर का यूज करना, सेना का सर्वोच्च कमांडर, प्रशासन चलाना, मंत्रियों की नियुक्ति, जजों की नियुक्ति, क्षमादान, संधि व समझौते करना, ये सारी की सारी अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियां हैं जी।
पावर है। यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो बनेगा 4 ऑप्शन वाला और पूछ लेगा निम्न में से कौन सा काम अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं करता है। वो कोई फंक्शन मिलेगा कांग्रेस का, सीनेट का या फिर आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का। ठीक है, तो ऐसी बातें भी समझनी बहुत जरूरी है अपने लिए। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटी रेटिस्फेक्शन कौन करता है? सीनेट 2/3 बहुमत के साथ। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक तो होती है मान्यता देना और एक होता है लागू करना। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन होता है किसी भी चीज को हस्ताक्षर सहित लागू कर देना। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन कौन करता है अमेरिका के अंदर किसी भी ट्रीटी को? वो सीनेट करता है 2/3 बहुमत से। और ट्रीटी के साथ एक और पॉइंट आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अमेरिका के अंदर युद्ध की घोषणा, ठीक है, वो भी वहां की जो क्या है वो कांग्रेस करती है। समझ गए आप? उसके बाद हम बात करेंगे जुडिशियल रिव्यू की शक्ति किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बड़ा कमाल का फैक्ट हम यहाँ पे देख लेंगे। हमारे पास 1+8, समझ रहे हो आप, 1+8, ठीक है। टोटल अमेरिका के संघीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 9 न्यायाधीश होते हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और सुप्रीम कोर्ट जो अमेरिका का संघीय न्यायालय है उसके अंदर कुल जजों की जो संख्या है वो 9 है, यानी कि 9 जज उसके अंदर बैठते हैं। और ये जो 9 जज ही अमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय है। और अमेरिका के अंदर जुडिशरी दुनिया की सबसे मजबूत जुडिशरी में से एक है। ठीक है, आपका ये PIL हो गया, आपका जुडिशियल रिव्यू हो गया, जुडिशियल एक्टिविज्म हो गया, या आपका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हो गया। ठीक है, ये सारी टर्म हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है और ये वहीं पे जन्मी है। समझ गए? तो अमेरिका की न्यायपालिका के पास आपका न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक सक्रियता, PIL यानी कि जनहित याचिका, या न्यायिक व्याख्या, या आपका क्या कहें अमेरिका के संविधान के बारे में जो क्या कुछ बातें करना, सारी की सारी पावर इसी संघीय न्यायालय के पास है। समझ गए? और एक कथन भी है बहुत फेमस कि अमेरिका के अंदर संविधान वो है जो अमेरिका के जज बताते हैं, न्यायाधीश बताते हैं। समझ गए? तो अब हम चलेंगे हमारे जो क्या है वो सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। फेडरल सिस्टम का अर्थ क्या है? तो फेडरल का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब क्या होता है? ठीक है, कि शक्तियों का बंटवारा, आपका क्या कहें इसको, डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, राज्यों के बीच में और जो क्या है वो संघ के बीच में। अगर हम बात करें तो अमेरिका के अंदर जो संघात्मक सरकार है वहां की वो रक्षा, सुरक्षा, विदेशी मामले, ऐसे जो क्या है वो मुद्दे देखती है। बाकी जितने भी सारे इशू हैं उनके ऊपर वहां के अलग अलग स्टेट्स काम करते हैं। 50 ऐसी स्टेट हैं, हर राज्य का अपना संविधान है, हर राज्य का अपना गवर्नर है। ठीक है, तो ऐसे अमेरिका का संघ काम करता है। और बच्चों जब भी एक आदर्श संघ की बात आएगी तो अमेरिका का जो संघ है या फिर जो अमेरिका की संघात्मक शासन प्रणाली है वही आइडियल फेडरलिज्म है। समझ गए? देखिए आदर्श संघ की जब बात आएगी तो वो हमेशा अमेरिका जो कहलाएगा, भारत नहीं, क्योंकि भारत संघात्मक शासन होते हुए भी दुनिया भर की एकात्मक विशेषताओं वाला देश है। समझ गए? तो अमेरिका के अंदर डिवीजन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट के बीच में। आगे चलते हैं, वाइस प्रेसिडेंट की क्या भूमिका है? प्रेसिडेंट ऑफ सीनेट। तो अमेरिका के अंदर जो उपराष्ट्रपति होता है वो वहां के अपर हाउस का हेड होता है। ये सेम वैसा ही है जैसे भारत का उपराष्ट्रपति हमारी राज्यसभा का क्या है? अध्यक्ष। ठीक है, आपको कमेंट में ये बताना है कि इस टाइम पे अमेरिका का उपराष्ट्रपति कौन है। ठीक है जी, राष्ट्रपति तो पूरी दुनिया ही जानती है। लाइन ऑफ सक्सेशन का क्या अर्थ है? ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंटियल रिप्लेसमेंट। ये मैं आपको करवाऊंगी। अमेरिका के सारे राष्ट्रपतियों को हम कर्म करेंगे। ठीक है, ऑर्डर करेंगे, कर्म करेंगे मतलब ऑर्डर करेंगे। ठीक है, सो फनी, कर्म नहीं करेंगे, ऑर्डर करेंगे कि कौन सा राष्ट्रपति कब जो है आया, उसकी क्या टर्म रही, क्या फेमस जो क्या उसके नाम पे है, कौन सी डील है, संधि है, समझौते हैं, और एक डॉक्ट्रिन बहुत आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपतियों की डॉक्ट्रिन आती है कि आपकी न्यू डील जो क्या है कौन लेके आई, कौन लेके आया, मार्शल प्लान या आपका ट्रूमैन सिद्धांत, ये सारी बातें। ठीक है, आइजनहावर डॉक्ट्रिन, सारी चीजें हम करेंगे नेक्स्ट इस वीडियो के पार्ट में। कैबिनेट सिस्टम अमेरिका में क्यों कमजोर है? क्योंकि वहां पे आपकी जो वहां की जो विधायिका है, समझ गए, नो लेजिस्लेटिव मेंबरशिप, यानी कि अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति शासन प्रणाली है ना कि संसदीय शासन प्रणाली। इसलिए वहां के जो मंत्री हैं वो जो क्या है पूर्ण रूप से प्राइवेट मेंबर के जैसे काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद वार डिक्लेरेशन की शक्ति किसके पास है? कांग्रेस के पास में। ये पॉइंट हमने कर लिया है। इसके बाद प्रेसिडेंशियल सिस्टम की प्रमुख विशेषता क्या है? सिंगल एग्जीक्यूटिव। देखिए
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, अपने कुछ बेनिफिट हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? एक तो स्थिर सरकार है, 4 साल तक आपकी सरकार चलेगी, दूसरा राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक। दूसरा, यहाँ पे निर्णय जो डिसीजन मेकिंग है वो जल्दी हो जाती है, क्योंकि पावर जो क्या है वो एक ही आदमी के हाथ में डिसीजन लेने की। तो एक तो जिम्मेदारी थोड़ी ज्यादा होती है यहाँ पे, दूसरा निर्णय जल्दी जल्दी हो जाते हैं, त्वरित निर्णय हो जाते हैं, और जो क्या स्थिर सरकार होती है, और अगर हम कहें तो स्पष्ट उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर डिसीजन क्विक लेते हैं, बट जब बात करें संसदीय शासन प्रणाली की, तो चूंकि पावर का बंटवारा होता है, ठीक है, तो उसमें निर्णय लेने में समय लग जाता है। समझ गए आप? तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम की प्रमुख विशेषता है कि वहां पे इकहरी क्या होती है कार्यपालिका। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फिक्स टेन्योर का मतलब क्या है कि 4 साल आपका फिक्स टेन्योर है अमेरिका के राष्ट्रपति का। उसके बाद बात करें पॉलिटिकल पार्टी का रोल प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कैसा होता है, सपोर्टिंग बट नॉट बिल्डिंग। मतलब कि वो पार्टियां जो हैं, वो भारत के अंदर जो पार्टियां आजकल माई बाप बन गई है, बीजेपी, कांग्रेस, यानी कि पार्टी सब कुछ हो गया। ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी धीरे धीरे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को एक किस्म से बाईपास करती जा रही। ठीक है, आने वाले समय में पार्टी सब कुछ हो जाएंगी, नेता जो क्या है वो बहुत छोटा हो जाएगा। बट अमेरिका के अंदर क्या है मैं आपको बताऊं, व्यक्ति मैटर करता है, पर्सनैलिटी मैटर करती है। वहां पे पार्टियों का इन सच ऐसा कोई रोल नहीं है जैसा कि इंडिया के अंदर हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो पार्टियां सपोर्टिंग नेचर वो दिखाती हैं अपना, बट वो जो क्या है वो क्या कहें, सब कुछ तय करने वाली नहीं है। इसके बाद सेपरेशन ऑफ पावर का सिद्धांत मोंटेस्क्यू ने दिया, हम लोग पढ़ चुके हैं। एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज का मतलब क्या है, कॉन्फिडेशन प्रेसिडेंशियल पावर, मतलब राष्ट्रपति के हाथ में कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जो सिर्फ उसके हाथ में होती हैं, इसको बोलेंगे प्रिविलेज, विशेषाधिकार। ठीक है, जैसे भारत के अंदर जो भारत का राष्ट्रपति है उसको हम जो क्या उसके ऊपर मुकदमा नहीं चला सकते, किसी कोर्ट में उसको हम गवाही देने के लिए बुला नहीं सकते, उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते, क्षमादान की शक्तियां। ठीक है, तो ऐसी पावर अमेरिका के राष्ट्रपति को भी है, कुछ प्रिविलेज। ठीक है, उसके बाद है ग्रिल्ड लॉक का क्या अर्थ है। ग्रिल्ड लॉक ये एक टर्म है, आपको ऐसे याद करनी पड़ेगी, इसका हिंदी मत करने बैठना। ग्रिड लॉक का अर्थ है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, मतलब कि जब कार्यपालिका और विधायिका के बीच में टकराव होते हैं, यानी कि जब राष्ट्रपति और वहां की कांग्रेस के बीच में जो क्या वो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बढ़ जाती है खींचातानी, उसको बोलेंगे हम ग्रिड लॉक। ठीक है, ग्रिड लॉक। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंशियल सिस्टम का सबसे बड़ा लाभ क्या है, वो हमने बात कर ली है, स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। ये आपका सबसे बड़ा बेनिफिट है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का। उसके बाद ये अमेरिकी राष्ट्रपतियों का क्रम है, इसको करेंगे हम अगली क्लास में। सो इट्स ऑल अबाउट टुडे क्लास। नेक्स्ट जो क्या इसका पार्ट होगा वो होगा राष्ट्रपतियों के ऑर्डर के बारे में, और वो सारी इंपॉर्टेंट बातें जो अमेरिका के संविधान से रह गई हैं। इसके बाद फिर मैं एक क्लास लूंगी ब्रिटेन की शासन प्रणाली के ऊपर, फिर हमारी पॉलिटिकल थ्योरी कंप्लीट। काफी टाइम बाद आज अब मिल रहे हैं, बट अब रेगुलर क्लास होंगी, और जो क्या है ऐसे ही हमारी वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार दे, सपोर्ट करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। मिलते रहेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।